आज हमारा जून 26 अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है सीएमए इंटर का एंड सीएमए फाइनल का वो आ चुका है। काफी सारे बच्चों के काफी अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन भी आई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, जो भी अपने सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स थे वो फाइनल में आ चुके हैं। फाइनल वाले स्टूडेंट्स ने क्लियर करके अब वो सीएमए बन गए हैं। सो अ बिग बिग कंग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलो अब एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो अपना सीएमए का रिजल्ट आया है, पासिंग परसेंटेज जो है इस बार कैसी रही है। इस बार पासिंग परसेंटेज कंपैरेटिवली अच्छी रही है। अगर हम बात करें सीएमए इंटर की तो देखो ग्रुप 1 का जो है अपना पासिंग परसेंटेज वो 23.93% है और ग्रुप 2 का तो उससे भी अच्छा है। ग्रुप 2 का अपना पासिंग परसेंटेज कितना गया है 30.64%। ठीक है, तो ये अच्छा है। अगर हम बोथ ग्रुप्स की बात करें तो उसमें से जिन्होंने एक ही ग्रुप पास किया है उसका 12.82 है, बट जिन्होंने दोनों ग्रुप क्लियर किए हैं उनका जो है कितना है पासिंग परसेंटेज 19.68। ठीक है, तो ये अच्छा है पासिंग परसेंटेज, बट फाइनल का तो इससे भी अच्छा है। अगर हम बात करें ग्रुप 3 की तो देखो ग्रुप 3 जिन्होंने है अपेयर किया था उसमें जो पासिंग परसेंटेज कितना रहा है 30%। इसका मतलब 10,400 बच्चों में से 3,100 बच्चे जो है वो क्लियर कर गए हैं, तो 30% अच्छा है ग्रुप 3 का। और ग्रुप 4 का तो हमेशा ही अच्छा जाता है, इस बार भी काफी अच्छा गया है। 44% जो है पासिंग परसेंटेज गया है ग्रुप 4 का। तो ग्रुप 4 में आपको हमेशा से कहती हूँ बहुत ही ईजी रहता है और उसका पासिंग परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छा ही जाता है। ठीक है, सो काफी अच्छा गया है इसका भी। सो ये तो हो गया उनके बाद जो हम कह सकते हैं जिन्होंने क्लियर कर लिया। बट ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बनाना चाहती हूँ यहाँ पे जिन्होंने क्लियर नहीं किया। देखो जो पास हो जाते हैं उनका तो अच्छा है, बढ़िया है, आगे जो है वो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इंटर वाले फाइनल है वो अच्छे से पढ़ लेंगे, फाइनल जो क्लियर करके सीएमए बन गए हैं वो अच्छे अच्छे उनको जॉब मिल जाएगी। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिन लोगों का किसी भी रीजन की वजह से सीएमए जो है वो क्लियर नहीं हो पाया या इंटर क्लियर नहीं हो पाया, एक ग्रुप हो गया और एक ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया, तो अब हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखो आपके पास में जो है अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये ऑप्शन आ रहा होगा कि हम क्विट कर देते हैं, हमसे तो नहीं हो पा रहा, बहुत डिफिकल्ट होता है, पास ही नहीं हो पाते, कितना ही पढ़ाई कर लो, कितना ही वहां पे लिख के आ जाओ, कितना ही एफर्ट कर लो, हमने हमारी साइड से सब कुछ किया था लेकिन स्टिल हम जो है वो पास नहीं हो पाए। कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके एक एक दो दो मार्क्स से जो है वो रह जाता है। तो अब अगर आपका एक एक दो दो मार्क्स से रहा है तो आप डेफिनेटली रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपका ज्यादा जो है वेरिएशन है, मतलब ज्यादा डिफरेंस है, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या आपको क्विट कर देना चाहिए, क्या आपको वापस से अपेयर करना चाहिए, ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्विट करना कोई ऑप्शन नहीं होता है। अभी हो सकता है कि आपने रिजल्ट देखा हो और कॉन्स्टेंटली आप सुन रहे होगे कि आपके फ्रेंड्स का क्लियर हो गया है, जो आपके आसपास है उन सबका क्लियर हो गया है, तो आपके माइंड में आ सकता है कि उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें आज के दिन आपके माइंड में आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ये मत सोचो कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं क्विट कर दूं, या मुझे इतना बुरा फील हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, या जो भी है। अगर ये सारी फीलिंग्स आपके माइंड में आज आ रही हैं तो ये नॉर्मल है, इसको एक्सेप्ट करो। बार बार ये मत सोचो कि मुझे ऐसा फील नहीं करना है या फिर मतलब मैं बहुत बड़ा फेलियर हूं। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें अभी आपको नहीं सोचनी चाहिए। आपको बुरा लग रहा है, वो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। आप एक चीज सोचो, इतने टाइम से अगर आप किसी चीज को दे रहे हो और अगर वो आपको नहीं मिलती है जिसके लिए आप इतने टाइम से एफर्ट कर रहे हो, आपका ड्रीम है, अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो कोई भी पर्सन हो, यार ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपको अगर बुरा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आपने मेहनत ही नहीं की थी, आप पहले से ही जानते थे कि मेरा क्लियर नहीं होगा क्योंकि मैंने एफर्ट ही नहीं किया। तो अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है तो एक तो ये रीजन है, ठीक है, कि आपने पढ़ाई की ही नहीं है, तो फिर तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आपने उसमें अपना एफर्ट दिया है, आपने अपना 100% दिया है और फिर भी आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है आपको बुरा लगना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो लक पे भी जो है पूरा फोकस डाल देते होंगे कि यार मेरी लक ही खराब है, इस वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाया, या सामने वाला जो पर्सन है जो क्लियर कर गया या उसकी रैंक आ गई उसकी तो लक अच्छी है। तो हम सारी की सारी चीजें सिर्फ लक पे नहीं डाल सकते कि उसकी लक अच्छी है तो वो क्लियर हो गया, मेरी लक खराब है तो मैं क्लियर नहीं कर पाया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं, लेकिन
आपकी मेहनत भी तो इम्पोर्टेंट है, आपके एफर्ट्स भी तो इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलोगे हमने तो एफर्ट किया था, उसने भी उतना ही एफर्ट किया था, हमने भी उतना ही एफर्ट किया था, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आ गया? डिफरेंस आ जाता है आपकी स्ट्रैटेजी में, कि आपने क्या स्ट्रैटेजी से पढ़ाई की है। पढ़ते सब लोग हैं, ठीक है, सबके पास में सेम ही स्टडी मैट है, सबको सेम ही सिलेबस पढ़ना है, लेकिन स्टिल कुछ बच्चे रैंक ले आते हैं, कुछ बच्चों की एग्जामेशन आ जाती है, कुछ बच्चे जस्ट 40 लेके आ पाते हैं और कुछ बच्चे तो 40 भी नहीं ला पाते। तो इतने सारे हम अगर वेरिएशंस देख रहे हैं सेम ही टाइप के मटेरियल में या सेम ही टाइप के सिलेबस में, तो ऑब्वियस सी बात है ना कुछ तो चीज ऐसी होगी जो बच्चा रैंक ला रहा है वो कर रहा होगा, या जो एग्जामेशन ला रहा है वो कर रहा होगा, और आप नहीं कर पा रहे होगे, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या नहीं कर पा रहे हो। सो सबसे पहली चीज ये है कि हमें लक से, मतलब लक को ब्लेम करने के बजाय हमें अपनी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो इशू है, या हम कहाँ पर लैक कर रहे हैं, कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमें अपनी प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें ये ढूंढना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जगह पे हमसे गलती हो रही है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, अभी कुछ कॉल्स आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने सब कुछ पढ़ा है, हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है, बट उनकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? प्रेजेंटेशन। वो प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं आंसर्स का। तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि आपका जो इशू है, वीक एरिया, वीक पॉइंट आपका क्या है, और उस पे आपको एफर्ट करना है, उस पे आपको मेहनत करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो कि डेफिनेटली आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट ये कर लो कि हमें क्विट तो नहीं करना है कुछ भी हो जाए। अगर हमने किसी चीज में इतना टाइम लगा दिया है तो क्विट करना कैन नॉट बी एन ऑप्शन। अगर आप फाउंडेशन में होते हो, फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है, तब वो अलग बात हो जाती है, पर आप इंटर में हो और अगर आप फाइनल में हो, तब तो ऑप्शन ही आपके माइंड से निकाल दो कि हमें क्विट कर देना चाहिए, ठीक है। सो वो तो ऑप्शन हटा दो, हमें करना है मतलब करना है, ठीक है। प्रॉब्लम फिक्स करेंगे जो भी हमारी प्रॉब्लम है, एंड देन अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है उसमें हम 110 200% देना है हमें, आप ये सोच के चलो। अब सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट में ये रखना है, ठीक है, जून 26 इज ओवर नाउ। अब अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन सा है? दिसंबर 26। अब दिसंबर 26 के लिए हम पढ़ना कब स्टार्ट करेंगे? अभी 1-2 महीने बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या अभी तो हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। बहुत सारे बच्चे तो यही सोचते हैं कि हम रीचेकिंग करवाएं या नहीं करवाएं, रिवैल्यूएशन करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप जल्दी डिसाइड कर लो। अगर आपको लगता है 3-4 मार्क्स का जो है डिफरेंस है, तब तो आप करवा दो। अगर आपको लगता है कि 10 प्लस 15 मार्क्स का आपका डिफरेंस रह रहा है, तो फिर वो टाइम वेस्ट ही है, ठीक है। आप डाल सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रीचेकिंग का रिजल्ट आने तक का वेट करेंगे एंड देन उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको आज से ही, चलो आज छोड़ दो, कल भी छोड़ दो, 1-2 दिन, ठीक है, अपने माइंड को समझा लो कि हमें दिसंबर देना है, उसके बाद में आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको यही बोला, एक्सेप्ट करो। अगर आपको बुरा लग रहा है तो एक्सेप्ट दैट। कोई भी अगर आपको आकर ये बोल रहा है कि बुरा नहीं लगना चाहिए या कुछ भी, वो आपको नेगेटिव, देखो लोग नेगेटिव बोल सकते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं करी होगी, या अगर ऐसा बोल रहे हैं वो आपको आके, ठीक है, वो बोलेंगे, लोगों का काम होता है बोलना। आप अपने माइंड में जानते हो आपने पढ़ाई की है या पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। आपको पता है आपने अपना एफर्ट कितना लगाया है, आपने अपना बेस्ट दिया है या नहीं दिया है, वो सबको पता है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करो उसको। उसके बाद में अगेन एक रिजल्ट अगर हमारा अच्छा नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगला अटेम्प्ट भी हमारा खराब ही होने वाला है, या नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी हम क्लियर नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हमें नहीं सोचनी है। कोई बात नहीं, ये अटेम्प्ट नहीं हुआ, अगली बार हम और मेहनत कर लेंगे। इस बार हो सकता है आपने एक ही ग्रुप के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया और नेक्स्ट टाइम हम बोथ ग्रुप्स दे देंगे, ठीक है, तो एग्रीगेट का बेनिफिट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्रीगेट का बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो आप ट्राई यही किया करो कि आप बोथ ग्रुप्स ही दो। अच्छा, इसके बाद में जो लोग क्लियर कर लेते हैं और जो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, अगेन ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया कि आप क्लियर कर पा रहे हो, आप रैंक लेके आ पा रहे हो, आप एग्जामिशन ला पा रहे हो, कोई बच्चा जो है वो क्लियर नहीं कर पा रहा, उसके 40 भी नहीं आ पा रहे हैं, तो कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है? प्रॉब्लम जो है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो चीज है जो आप नहीं कर पा रहे और वो जो बच्चा पास हो रहा है वो कर रहा है, सबसे पहले तो उसकी स्ट्रैटेजी।
उसकी क्या स्ट्रैटेजी उसने बनाई है। एंड देन परसिस्टेंस, इसका मतलब आपको बहुत बार ये लग सकता है कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं गिव अप कर देता हूँ, ठीक है, या लोग भी आके आपको बोल सकते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है, तुमसे नहीं होगा, ये तो तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम इतने इंटेलिजेंट ही नहीं हो क्या, तुमने प्रोफेशनल कोर्स ले लिया। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद भी गिव अप नहीं करना है। तो ये जो अपना एटीट्यूड है कि नहीं हमें तो करना ही है कैसे भी करके, ठीक है, सो वो चीज होनी चाहिए। अगर वो आप में है तो आप क्लियर कर लोगे। आप में वो ही नहीं है, किसी ने आपको बोल दिया कि तुम पास नहीं हो पाओगे, आप मानकर बैठ गए, ठीक है, या तुम्हारे एक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए और तुम मानकर बैठ गए कि मेरा क्लियर नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा। तो इसीलिए अपने माइंड को ये समझाना है कि नहीं मुझसे हो जाएगा, गिव अप का ऑप्शन ही नहीं है, वो ऑप्शन ही हटा दो। फिर ब्लेम नहीं करना है हमें बिल्कुल भी किसको, लक को। आपको रियल इश्यू, रियल रीजन फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे आप जो नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर 26 के लिए पढ़ाई स्टार्ट करोगे, उससे पहले आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे कि जब मैंने जून 26 के लिए अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो मैंने पढ़ाई की थी, उसमें क्या मैंने ये सारी चीजें की थी या नहीं की थी। अगर आपने की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो हमें दिसंबर अटेम्प्ट में उसको इशू को फिक्स करना है। सबसे पहले कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जून में अगर अटेम्प्ट है तो वो पढ़ाई या पढ़ना मतलब क्लासेस परचेज करना वो जनवरी में बिगिन कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जनवरी में बिगिन कर रहे हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मार्च एंड तक कैसे भी करके हमारा सिलेबस हो जाए। सिलेबस करते नहीं है, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर में लॉ में क्या करते हैं, बस 3 चैप्टर सिलेक्ट कर लेंगे, 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, हम एथिक्स पढ़ लेंगे, कंपनीज एक्ट पढ़ लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे, हो गया हमारा। या तो आप इस तरीके से पढ़ते हो या फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको ट्राई यही करना चाहिए 100% सिलेबस कंप्लीट हो। कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी करी है तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो आपको नहीं आता है, ठीक है। कोई मान लो कॉन्ट्रैक्ट में से ऐसी केस स्टडी आ गई जो आप नहीं कर पाए। और अगर हम फाइनल की बात करें तो आपको पता है फाइनल में तो केस स्टडीज आती ही आती हैं, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हो, मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो आप पढ़ के गए हो, तो उसके बाद में आप क्या करोगे। बाकी तो आप पढ़ के ही नहीं गए हो, कुछ चैप्टर्स तो आपको पता है ये तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं। तो इसीलिए सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हो तो आप 100 मार्क्स का पेपर तो वैसे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ऑलरेडी हमारा जो स्कोप है पास होने का वो कम हो गया। सो वो हमें नहीं करना है। सबसे पहले हमारा टारगेट यही होना चाहिए, हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर हमने सब कुछ पढ़ा है तभी जाके हम 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ लेने से या नोट्स पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। आपको पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। एमक्यूपी वगैरह जो है अपने इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं, उसमें से भी एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और इसके अलावा आप क्या करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। थ्योरी को तो हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि हमें बिल्कुल इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, ऊपर ऊपर से देख लिया काम हो गया। इवन प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बस आपको आंसर दे दिया, आंसर आप पढ़ के चले गए। अरे पढ़ के जाने से काम नहीं होता है, आपको लिखकर उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो हर चीज की प्रैक्टिस आपको लिखकर करनी है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में तो डेफिनेटली। थ्योरी में आप सारे क्वेश्चंस मत लिखो, आप एक बार जो है जो अपना पैटर्न रहता है, जैसे अगर हम बात करें लॉ में तो कोई केस स्टडी क्वेश्चन है तो आपको पता है प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, उस तरीके से हमें लिखना होता है। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें किस तरीके से लिखना होता है, पॉइंट्स बना के लिखना होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, इवन आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए उसका वीडियो जो है वो भी मैं अपलोड करूंगी अभी आगे, तो आप वो भी रेफर करना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, एमक्यूपी एंड देन उसकी प्रैक्टिस करना खुद से, रीडिंग करना यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, लॉ वगैरह में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है। थ्योरी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बिना एग्जाम देने मत जाना। नेक्स्ट, 100% सिलेबस आपका कवर हुआ है या आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, सिलेक्टिव स्टडी की तरफ मत जाओ, ठीक है। आप एक बार 100% सिलेबस कंप्लीट करो। ज्यादा फोकस, ऑब्वियस सी बात है, हम ज्यादा जो फोकस है वो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स पे दे सकते हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, लेकिन वो सारी चीजें हमें रिवीजन के टाइम पे करनी है। फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ने वाले होते हैं तब हमें 100% सिलेबस करना ही चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ रिवीजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है दिसंबर में एग्जाम है तो हम नवंबर तक तो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे।
और हमारा हो गया, हम दिसंबर अटेम्प्ट के लिए रेडी हैं। ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। आपको क्या लगता है आप एक बार पढ़ के इतने एक्सपर्ट हो कि आपको एक बार में 8 के 8 सब्जेक्ट या व्हाटएवर 4 सब्जेक्ट्स ऐसे याद हो जाएंगे कि आप एक ही बार पढ़ के फर्स्ट टाइम एग्जाम दे सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। एक सब्जेक्ट का मिनिमम 3 टाइम्स रिविजन इंपॉर्टेंट है, मिनिमम है। आप 4 बार करते हो, 5 बार करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ठीक है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, बट स्टिल कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा पूरा साल लेते हैं अटेम्प्ट देने के लिए, तो उनका हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है बस एक बार क्लासेस देख लो, क्लासेस देख लिया काम हो गया, और हम बिना रिविजन करे एग्जाम में पहुंच जाते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है। कम से कम मिनिमम 3 टाइम्स आपका रिविजन होना इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 3 है ये, ठीक है। अब अगर हम दिसंबर अटेम्प्ट की बात करें, ये तो हमने ठीक है खुद से क्वेश्चन पूछ लिया, आपको पता चल गया होगा कि जून अटेम्प्ट में हमने क्या किया है। अब हम बात करते हैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सिंगल ग्रुप जो है वो देना है या बोथ ग्रुप्स देने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिंगल ग्रुप जो अगर हम देंगे तो एग्रीगेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप बोथ दे सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक, जैसे लेट्स से आपने ग्रुप 3 जो है वो जून में दिया था और आपका ग्रुप 3 क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक आपने ग्रुप 4 की क्लासेस परचेज भी नहीं की है, और आप सोचते हो कि हम दोनों ग्रुप्स दिसंबर में देना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपने अभी तक किसी ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट भी नहीं की है, तो वो अब आप परचेज करोगे, उसके बाद आप बोथ ग्रुप दोगे दिसंबर में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस केस में बेटर है कि आप सिंगल ग्रुप दो। बट अगर आपने लेट्स से पहले से ही वो ग्रुप की प्रिपरेशन कर रखी है, बस रिविजन करना है, तो उस केस में आप बोथ ग्रुप्स दे सकते हो। बट अगर आपने अभी तक क्लासेस परचेज नहीं की है, तो फिर उस केस में आप ट्राई करो कि आप सिंगल ही दो, या फिर जून 27 में बोथ ग्रुप्स दो, ठीक है। तो ये आपको खुद से देखना होगा कि आपकी किस तरीके से स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से आपने प्लानिंग कर रखी है, और क्लासेस आपकी कितनी कंप्लीट हो चुकी है, सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा आपको आपके वीक सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना है। सबको पता होता है कि हमारा जो है ग्रुप 3 में या ग्रुप 1 व्हाटएवर आप इंटर में हो, फाइनल में हो, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, किस में हमारे मार्क्स कम आते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के टैक्स में कम आ रहे हैं, या लॉ में कम आ रहे हैं, या एफएम में, या एफए मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट जो आपका है, अगर आपको लगता है वीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सब्जेक्ट की वजह से आपका हो सकता है ग्रुप रह जाए। अब जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन है, 1 सब्जेक्ट रह गया, तो अब अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्लियर तो नहीं होगी, वो 3 में एग्जाम्शन लाने के बाद भी आपको वापस से अटेम्प्ट देना होगा। तो बेटर ये है कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होने चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम्शन वाले भी होंगे, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को इतना तो प्रिपेयर करो कि कम से कम 40 to 45 आ सके। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए जिसमें हम बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं कर रहे, हम सोचते हैं कि यार इसमें ठीक है 40 लाने के लिए आपको ऐसा है क्या सिर्फ 40 का ही पढ़ना पड़ेगा, 40 मार्क्स का ही पढ़ना पड़ेगा? नहीं, 40 मार्क्स लाने के लिए भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। सो उस पे आपको फोकस करना होगा कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, ज्यादा रिविजन करो उसकी, ज्यादा प्रैक्टिस करो उसके लिए। अब अगर हम मंथ वाइज बात करें तो किस किस मंथ में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स है, इस बार तो अच्छी बात है रिजल्ट भी अपना जल्दी आया, तो अपने पास ऑलमोस्ट पूरा अगस्त है एंड सितंबर है। ये 2 मंथ्स में आपको सारे सब्जेक्ट जो भी, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, जो भी है, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट कर लेने हैं। एटलीस्ट 90% तो सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। उसके लिए आप टाइम टेबल बनाओ, प्लानिंग करो, शेड्यूल करो, कैसे भी करो, बट ट्राई करो सितंबर एंड तक अपने जितने भी हम सब्जेक्ट्स जो है वो देने वाले हैं, एक ग्रुप या 2 ग्रुप व्हाटएवर, उसका अपना सिलेबस कंप्लीट हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको वीकेंड पे रिवीजन करना है। जैसे लेट्स से आपने मंडे से लेके सैटरडे तक 3 सब्जेक्ट्स के 2-2 चैप्टर्स कंप्लीट किए। अब आप लोग क्या करते हो, अब हम इसको वापस से रिवाइज करेंगे ही नहीं। वापस रिवीजन हम कब करेंगे, जब हम पूरा फुल सिलेबस का रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं करना। अगर आपने इस वीक कोई चैप्टर पढ़ा है तो संडे को या जो भी एक डे डिसाइड कर लो आप वीक में, इस दिन मुझे वो चैप्टर को रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा दिन लेके बैठे हैं उसको।
रिवाइज करने का मतलब है कि अब आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो अब आप उसको गो थ्रू कर रहे हो कि अच्छा ये सारी चीजें हमने एक बार पढ़ ली है, तो अब आपको उस पर बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक है, 2 घंटे में हो सकता है, चैप्टर पे डिपेंड करेगा वैसे तो कि चैप्टर कितना बड़ा है, बट अगेन आपको ट्राई करना है कि वीकेंड पे हमें रिविजन करना ही है जो भी चीज हमने अपने पूरे वीक में दी है, ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके अलावा ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, PYQ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है या उनको ये लगता है कि हम PYQ ये सब चीजें एंड में कर लेंगे जाके। एंड में का मतलब पूरा सिलेबस होने के बाद नहीं, आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर कंप्लीट होने के जस्ट बाद आप एक बार उसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और जो भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो करो, ठीक है। एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद ही हमें कर लेने हैं, हमें वेट नहीं करना है कि हम बाद में करेंगे उसको, वो रह जाएगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए चैप्टर कंप्लीट करते ही उसके पास्ट एग्जाम या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं साइमल्टेनियसली। चलो, तो ये तो अपना क्या हो गया, अगस्त एंड सितंबर। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं किस पे, अक्टूबर। अब अक्टूबर में हमें अपना फर्स्ट रिविजन करना है, ठीक है। फर्स्ट फुल रिवीजन कब हो जाएगा, अक्टूबर में। और इसके अलावा वही है पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, MQP, ये सब, मतलब अक्टूबर में एक बार आपका पूरा रिवीजन आपको इस तरीके से रिवाइज करना है कि जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तब रिवाइज करते हैं, सारी की सारी चीजें पढ़नी है एक बार अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट फुल रिविजन, PYQ, MQP, ये सारी चीजें हमें करनी है। आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। जैसे मान लो आपने थ्योरी वाले पेपर्स का आंसर राइटिंग स्टार्टिंग के 2 मंथ्स जो है उसमें नहीं किया, ठीक है, तो वो आप अब कर लो। और इसके अलावा मॉक टेस्ट दो, ठीक है, टेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट दोगे तो समझ में आएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है अक्टूबर में। एंड फाइनली नवंबर की हम बात करें तो नवंबर में अपने 2 रिवीजन हो जाएंगे। फर्स्ट तो अपना हो गया अक्टूबर में, नवंबर में सेकेंड रिवीजन एंड देन थर्ड रिवीजन, ये 2 रिवीजन हमें करने हैं नवंबर में। और मॉक टेस्ट तो हमें देना ही है। इसके अलावा MCQ प्रैक्टिस, अगर आपने MCQ प्रैक्टिस पहले स्टार्ट कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो अब आपको MCQ प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करना है, ठीक है, बिकॉज MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 30 मार्क्स के MCQ आ रहे हैं यार, और ये अगर आपका सही हो गया तो 30 में से मान लेते हैं हम 2-3 गलत हो भी गए, 24 भी आ गए लेट्स से, तो पासिंग के लिए कितने से मार्क्स चाहिए, ठीक है। सो MCQ प्रैक्टिस करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इस तरीके से अगस्त से लेके और नवंबर तक इस तरीके से प्लान करके आपको अपना पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट वगैरह जो है वो करने हैं, PYQ, MQP, MCQs, ये सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है। दिसंबर में क्या करना है वो हम अलग से बात करेंगे, ठीक है, बट आप ट्राई करो कि अभी से ही ये सारी चीजें आप स्टार्ट करो, वेट मत करो। अभी हम सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचने में अभी 1 मंथ और वेस्ट कर देंगे। अभी तो हम सोचेंगे कि हमें दिसंबर देना है या जून 27 देना है, ये सोचने में ही इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर सितंबर में उनको रियलाइज होता है कि छोड़ो दिसंबर दे दो, तो आपने तो 1 मंथ वैसे ही वेस्ट कर दिया। तो डिसीजन जल्दी लेना है हमें, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस बार अभी से ही टारगेट सेट कर लो कि हमारा दिसंबर अटेम्प्ट तो क्लियर होना ही होना है, ठीक है। चलो, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा बहुत सारे और भी वीडियोस आपके आते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे, मैराथन्स वगैरह जो हैं वो भी आएंगी आपकी, तो आप यूट्यूब पे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स जो भी हम लेते हैं उनकी मैराथन्स भी आएंगे, तो उससे आपका काफी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड जून 27 के लिए न्यू बैचेस भी लॉन्च होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, उसका भी अलग से अनाउंसमेंट वीडियो जो है वो आ जाएगा। चलो, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।